जय हिंद साथियों। आइए आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लिटरेचर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग सारे एक्सप्लेनेशन को भी देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखती। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लिटरेरी डिवाइसेज इज यूज्ड इन द लाइन्स आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब ये जो लाइन है वो किस ऑप्शन के लिए सुटेबल है, तो सारे एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद पता चल सकता है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच के अंदर है। तो आई वॉन्डर यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू का जो शुरुआत है वो रिपीटेशन है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है राइम, सेकेंड ऑप्शन है एलिट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन और लास्ट है पन। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि डब्ल्यू डब्ल्यू का जो ये वर्ड का रिपीटेशन होता है वो किस में है। तो एक्सप्लेनेशन के रूप में आप देखिए एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन इज द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा एलिट्रेशन इज राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है राइम। तो राइम का मतलब क्या होता है? राइम मीन्स correspondence ऑफ साउंड बिटवीन वर्ड्स और द एंडिंग ऑफ वर्ड्स स्पेशली when these are used at the ends of the lines of poetry। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे पोएम पढ़े होंगे इंग्लिश में जिसमें कि राइम स्कीम की डिस्कस करते हैं, जो पोएम में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स द एट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सनल नेचर और द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग नॉन ह्यूमन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन मैन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए, नॉन ह्यूमन होते हुए भी उसे ह्यूमन बींग्स के जैसा प्रयोग करना एक पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन अ कंजक्शन। तो ये किसी जोड़ने की बात करते हैं। ऑक्सीमोरन में पन है। पन मीन्स अ जोक exploiting the different possible meanings of a words or the fact that there are the words given here. Now, pun means a joke exploiting the different possible meanings. Words are the fact that there are the words which sound alike but have a different meanings. So this is the pun, and correct answer is the first questions. Alliteration is right answer. Now, second question. The child is the father of the man. This is the lines, and which figure of speech is correct? So, if you do complete now, and then you write in comment box which option is the right answer. Next, option number one: metaphor, antithesis, epigram, and hyperbola. There are four options given here, and first of all, you read the lines. The child is the father of the man. Then you give answer comment box also. So explanation is given here also. Metaphor is a figure of speech that makes an implicit and implied or a hidden comparison between things that are the unrelated but which share are the some common characteristics in short metaphor। मेटाफर ये भी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि अनेक प्रकार के अलग अलग थिंग्स को कंपेरिजन किया गया है। वो एक जैसे होती नहीं है बट कंपेरिजन किया जाता है यहाँ पे। इन शॉर्ट मेटाफर इन डायरेक्ट कंपेरिजन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेरिजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हर टीयर्स वेयर अ रिवर flowing down her cheeks. So here tears are indirectly compared to a river. In short saying that she cried a lot। यहाँ पे रोना एक नदी को बहने के जैसा इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए एक मेटाफर के रूप में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एंटीथेसिस। तो इन एंटीथेसिस टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस टू अचीव अ कंट्रास्टिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पे जो बात कही गई है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, इसका मीनिंग ये है हियर स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। सो स्पीच एंड साइलेंस आर टू ऑपोजिट वर्ड्स यूज्ड फॉर एन इफेक्ट। दोनों का यहाँ पे जो मीनिंग है वो एक ऑपोजिट वर्ड के रूप में है, लेकिन यहाँ एक इफेक्टिव है, तो हम लोग इसमें देखेंगे एंटीथेसिस। नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम इज ए rhetorical डिवाइस दैट इज a memorable, brief, interesting, and surprising satirical statements. So, epigram is usually quotes or a witty, inventive verbal humor statements used in poetry.
नेक्स्ट एपिग्राम। एपिग्राम दैट मीन्स यूजुअली कोट्स, जिसे लिखा जाता है पोएट्री के सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट, बाई ऑस्कर वर्ल्डी का लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इज एन एपिग्राम एज इट शोज अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है, तो इसमें देखते हैं, हाइपरबोला इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच यूजेज एग्जेजरेशन एज अ रिहेटोरिकल डिवाइसेज। यानी हाइपरबोला में किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी अगर हिंदी में बोले तो इसे अतिशोक्ति अलंकार कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर माई ग्रैंड मदर इज एन ओल्ड एज द हिल्स। सो हियर ग्रैंड मदर इज नॉट एज ओल्ड एज द हिल्स बट एन एग्जेजरेटेड एज यूज। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो एक ओल्ड है, जैसे हिल्स की जैसी। तो यहाँ पे एक बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिल्टन दो शुडस्ट एंड बी लिविंग एट दिस आवर। तो इस लाइन कौन से में आएंगी? अपस्ट्रॉफी है, सिमली है, इयोफेमिज्म है, या फिर ऑक्सीमोरन है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें देखेंगे कि आंसर कौन से होंगे। मिल्टन का एक लाइन है जिसमें कि हम एक्सप्लेनेशन के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अपस्ट्रॉफी क्या है पहले ऑप्शन में। तो अपस्ट्रॉफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच समटाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन। यानी अपस्ट्रॉफी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जो कभी कभी हम लोग उसका यूज करते हैं एक एक्सप्लेनेशन के साथ। सो हियर मिल्टन लिखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। सोज एन एक्सक्लेमेशन सो दैट द फिगर ऑफ स्पीच इज एन अपस्ट्रॉफी। सो नेक्स्ट ऑप्शन, सिमली। सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली compares two things. A simile uses the words like or as to draw a comparison. जब भी कंपेरिजन किया जाता है सिमली में तो उसमें हम लोग like और as का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इयोफेमिज्म। इयोफेमिज्म refers to polite, indirect expression that replace words and phrases and considered harsh and impolite और which suggested something unpleasant। यानी इसको किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके वैसे शब्द को यूज करना जो सुनने में थोड़ा अनप्लेजेंट हो ना, सजेस्ट हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन की क्या है यहाँ पे, तो ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर्स इन कंजक्शन। यहाँ भी देखेंगे ऑक्सीमोरन भी एक फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को यहाँ पे एक जोड़ने का काम करता है कंजक्शन के रूप में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द नाइट स्काई। यानी स्टार्स हैं यानी तारे हैं जो रात के समय वो डांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मेटाफर, सेकंड ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीमोरन और फोर्थ है आपका हाइपरबोला। चलिए तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन के रूप में देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था कि द स्टार्स ना, तो उसमें क्या है किसी चीज़ों को हम लोग पर्सोनिफिकेशन के रूप में देखते हैं। पिछले मैंने डिस्कस किया हूँ कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि मानवीय अलंकार, यानी उससे मानव के जैसा ही ट्रीट करना, उसे उसके जैसा ही कंपेरिजन करना। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे होगा पर्सोनिफिकेशन। यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन को कौन कौन से हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में, द रेड कार रेस्ट बिसाइड मी एज इफ स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन। सो ऑप्शन गिवन हियर पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शनों के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। कोई तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन पहले हमें लाइन को पढ़ना होगा। द रेड कार रेस्ट बिसाइड मी एज इफ स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार से हैं, एक्सप्लेनेशन के रूप में हम लोग पहले देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन है कि पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब टू सीम लाइक पीपल। यानी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक लाइक पीपल के जैसे वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, इन द लाइन गिवन द क्वेश्चन द कार विच इज अ नॉन लिविंग थिंग्स इज स्क्रीमिंग, सो वी कैन सी दैट द कार इज बीइंग टेकन एज अ लिविंग बीइंग। तो यहाँ पे ऐसे आपका कार जो है नॉन लिविंग है, लेकिन उसे हम रेस की बात करते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स जैसे वो रेस लगाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माई कार इज सफरिंग एंड इज इन नीड ऑफ रिपेयर। अब देखिए माई कार इज सफरिंग, आप देखे होंगे ह्यूमन बींग्स ही सफ़र करते हैं, कोई भी सफरिंग फ्रॉम फीवर या और भी ऐसे हैं, कोई कार सफरिंग नहीं करता है। तो इस प्रकार से यहाँ सफरिंग का यूज करना यानी कौन से ऑप्शन की तरफ जाएगा? पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, हाइपरबोली या एलिट्रेशन। तो इस लाइन को आप 2-3 बार पढ़िए कि माई कार इज सफरिंग एंड इज नीड ऑफ रिपेयर, यानी मेरा कार सफरिंग कर रहा है यानी ग्रसित है और उसे रिपेयर की आवश्यकता है। आइए ऑप्शन के दौरान हम लोग देखते हैं कौन से ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन कहा गया है। तो पर्सोनिफिकेशन में जस्ट हम लोग डिस्क्राइब किए ना कि जिस प्रकार से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है लोग पीपल के साथ, उसी तरह से देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है, इन द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन द कार विच इज नॉन लिविंग थिंग इज सफरिंग, सो वी कैन से दैट द कार इज बीइंग टेकन एज ए लिविंग बीइंग। यहाँ कार को लिविंग बीइंग के जैसा लिया गया है। सो एज सफरिंग इज एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग बीइंग ओनली। ना सफरिंग की बात करते हैं केवल लिविंग बीइंग में ही एक्ट किए जाते हैं, न कि हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में। तो सो इस प्रकार से आपके ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन इज राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, आई वेटेड एन इटर्निटी फॉर हर एट द स्टेशन। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हाइपरबोले, सेकेंड है मेटाफर, थर्ड है इडियम्स एंड लास्ट है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे देखिए इस लाइन को समझिए कि आई वेटेड एन इटर्निटी फॉर हर एट द स्टेशन। अब इस लाइन को समझिए और इस लाइन के अकॉर्डिंग के साथ हमें ऑप्शन देना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। हाँ चलिए, तो आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन से ही समझते हैं कि इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ भी हम देखेंगे एग्जैजरेशन की बात करते हैं। तो इन द गिवन सेंटेंस द स्पीकर एग्जैजरेट्स हिज टाइम पीरियड ऑफ अ वेटिंग एज एटर्निटी। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को बताया है। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि हाइपरबोली इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं फट से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 8 में द ब्रेड जम्प्ड आउट ऑफ द टोस्टर। फॉर एग्जाम ऑप्शन दिए हैं कि ब्रेड जंप कर रहा है। कौन से ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन है इडियम्स, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है हाइपरबोली एंड फोर्थ है पर्सोनिफिकेशन। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ब्रेड जंप्ड कर रहा है। अब कभी ब्रेड जंप करता नहीं है, लेकिन अब ब्रेड को यहाँ पे जंप कराया जा रहा है आउट ऑफ द टोस्टर। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन से ऑप्शन होंगे। आइए तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला बोला है कि पर्सोनिफिकेशन। तो personification is a figure of speech where non-living objects are described to seem like a people. For in the given line, the question the breed which is non-living things, breed यहाँ पे non-living things है, but it jumped so we can say that the breed is being taken as a living beings. यहाँ पे ब्रेड जो है वो लिविंग बींग्स के जैसा ले लिया है, उसे कंपेरिजन किया गया है। सो जंपिंग इज एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग बींग्स ओनली। तो यहाँ पे जंपिंग करना एक लिविंग बींग्स के जैसा परफॉर्म कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे जो आंसर होगा वो पर्सनिफिकेशन होगा। अगला एक ऑप्शन दिया है इडियम्स। तो इडियम्स क्या होता है कि अ सेट एक्सप्रेशन और अ फ्रेज कंप्राइजिंग टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों को वहाँ पे कंप्राइज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट रिगार्डिंग द डिवाइस इज दैट एक्सप्रेशन इज नॉट इंटरप्रेटेड लिटरली, the phrase is understood to mean some things quite different from a word individual. So words of the phrase individual imply for examples blessing in disguise. So next question की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। I was so hungry that I could eat a cat. I was so hungry that I could eat a cat. So option is given here, personification, metaphor, hyperbole या alliteration। इस लाइन को पहले समझिएगा। I was so hungry, मैं भूखा था इसलिए that I could eat a cat, इस प्रकार से मैं बिल्ली के जैसा खा रहा था, ठीक है, या बिल्ली को हाँ बिल्ली के जैसा खा रहा था। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो इस ऑप्शन को समझेंगे कि क्या दिया है ना। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। इसमें भी आपका जो आंसर होगा यहाँ पे हम बात करेंगे हाइपरबोले के जैसा, क्योंकि इन द गिवन सेंटेंस द स्पीकर वाज एक्सट्रीमली हंग्री एंड सो द हंग्री इज एग्जैजरेटेड। सो
वी दैट ही कुड ईट अ कैट, यानी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके बात कहा गया कि मैं इतना भूखा था कि मैं बिल्ली जैसा खा रहा था या मैं बिल्ली को ही खा रहा था। तो इस प्रकार से ऐसा कोई बिल्ली को खाता नहीं है या फिर बिल्ली जैसा खाता नहीं है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा कर बात किया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 10 में। सी हैज ऑलवेज बीन स्किनी लाइक अ स्टिक, ना वो हमेशा ऐसी दिखती है ना, उसकी स्किन ऐसे दिखती है या फिर उस वो ऐसे दिखती है जैसे लगती है कि कोई स्टिक के जैसी। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में पर्सोनिफिकेशन, इडियम्स, हाइपरबोली और मेटाफर। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सी हैज ऑलवेज बीन स्किनी लाइक स्टिक। सो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ कि इन द गिवन सेंटेंस द स्पीकर इज एग्जैजरेटिंग अ स्किन इज टू एन एक्सट्रीम लेवल। सो योर ऑप्शन इज हाइपरबोला इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ भी बढ़ा चढ़ा करके बातों को कहा गया है और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके दिए हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन है, इडियम्स है, मेटाफर है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे हमारे चैनल पे बने रहिए, और भी ऐसे आपको इंग्लिश लिटरेचर और झारखंड जेएसएस सीजीएल की बात करते हैं, और भी ऐसे कुछ इंग्लिश से महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।